नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं वॉक्लाव स्मिल की एक बहुत ही शानदार किताब स्पीड, हाउ इट एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड के बारे में। ये कोई आम किताब नहीं है, ये दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, आपको बता दूं कि आज का हमारा ये विश्लेषण ज्ञान की यात्रा ब्लॉग से प्रेरित है। ये एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जो हमें किताबों का सार और जिंदगी के फलसफों को बेहद आसान भाषा में समझाता है। मतलब अगर आप भी कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने के शौकीन हैं, तो ये आपके लिए एकदम सही जगह है। तो मार्च 2026 में छपे इस विस्तृत आर्टिकल के जरिए हम आज उस एक यूनिवर्सल रूल को डिकोड करने वाले हैं जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है, और वो रूल है स्पीड, यानी गति। शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, वास्तविकता पर एक मौलिक लेंस के रूप में गति। देखिए, आमतौर पर हम सोचते हैं कि स्पीड सिर्फ एक यूनिट है ना, जैसे कोई गाड़ी कितनी तेज चल रही है। लेकिन स्मिल कहते हैं कि गति सिर्फ मापने का कोई तरीका नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड का एक बेसिक स्ट्रक्चरल सिद्धांत है। सोचिए जरा, प्रकाश की तेज गति जो एक ब्रह्मांडीय लिमिट है, ध्वनि की गति, या फिर जीवन को चलाने वाली केमिकल रिएक्शंस की गति। स्मिल यहाँ एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग तुलना करते हैं। एक तरफ अंतरिक्ष में दौड़ने वाले अकल्पनीय रूप से तेज फोटॉन हैं, और दूसरी तरफ वो विवर्तनिक प्लेटें, यानी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स, जो साल भर में बस कुछ सेंटीमीटर ही खिसकती हैं। इस अध्याय का मेन पॉइंट यही है कि गति एक यूनिवर्सल डिफरेंशिएटर है। प्रजातियों के विकास से लेकर हमारी आज की इकोनॉमी तक सब कुछ इसी से तय होता है। और इंसान तो वो प्रजाति है जिसने इस स्पीड को अपने हिसाब से मोड़ने में महारत हासिल कर ली है। मतलब हमने समय को सिकोड़ दिया है, दूरियां मिटा दी हैं। स्मिल हमें गति को एक मामूली नंबर के बजाय एक बहुत ही पावरफुल ताकत के रूप में देखने को कहते हैं। एक ऐसी ताकत जो ये तय करती है कि हमारी दुनिया जैसी दिख रही है वैसी आखिर क्यों है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, जैविक गति, जीवन की लय और सीमाएं। अगर हम नेचर की बात करें तो जीव विज्ञान में स्पीड की एक अलग ही दुनिया है, लेकिन यहाँ हर जीव की अपनी लिमिटेशन है। उदाहरण के लिए, जहाँ एक बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डिवाइड हो सकता है, वहीं हमिंगबर्ड को अपने पंखों की स्पीड बनाए रखने के लिए लगातार कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। आपने हाथियों को देखा है, वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते क्योंकि उनके शरीर का स्ट्रक्चर ही उन्हें ऐसा करने से रोकता है। और पेड़, वो बहुत धीरे बढ़ते हैं, लेकिन कमाल की बात है कि वो हजारों साल तक जिंदा भी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेचर में तेज होना हमेशा अच्छा नहीं होता। चीते को ही ले लीजिए, वो एक झटके में बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन लंबी रेस नहीं दौड़ सकता। दूसरी तरफ कछुआ है, जिसका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि वो बहुत कम खाने पर भी लंबे समय तक जिंदा रहता है। स्मिल यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। प्रकृति हमेशा मैक्सिमम स्पीड के बजाय सर्वाइवल, यानी जिंदा बचने को अहमियत देती है। लेकिन जरा सोचिए, हम इंसान क्या कर रहे हैं? हम अक्सर स्पीड को ही अपनी मंजिल मान लेते हैं, भले ही इसके लिए हमें अपनी स्थिरता की भारी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। अब आते हैं अध्याय 3 पर, भौतिक गतियां, ब्रह्मांड की कठोर सीमाएं। अब जीव विज्ञान से निकलकर बात करते हैं फिजिक्स की। यहाँ पर प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। प्रकाश की गति को ही ले लीजिए, ये इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट लिमिट है। हवा और पानी में ध्वनि की गति हो या फिर भूविज्ञान की वो धीमी लेकिन बेहद ताकतवर प्रक्रिया है। यहाँ स्मिल हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम इंसान चाहे जितनी भी तेज मशीनें बना लें, सुपरसोनिक जेट, बुलेट ट्रेन या रॉकेट्स, ब्रह्मांडीय घटनाओं के सामने वो सब चींटी की चाल से भी बहुत धीमी है। ये बात हमें एक तरह से विनम्र बनाती है। स्पीड हमेशा रिलेटिव होती है दोस्तों, और हमारा इंसानी दिमाग भी उन सीमाओं के अंदर ही काम करता है जिनके साथ हम कोई मोलभाव नहीं कर सकते। यही वजह है कि प्रकाश की गति से तेज यात्रा जैसी बातें ज्यादातर सिर्फ हमारी फिल्मों या कहानियों तक ही सीमित रहती हैं। चलिए अब अध्याय 4 देखते हैं, मानव गतिशीलता, पैदल चलने से लेकर सुपरसोनिक उड़ान तक का लंबा सफर। अगर हम इंसान के इतिहास को ध्यान से देखें तो ये असल में हमारी स्पीड बढ़ने की ही कहानी है। शुरुआत में इंसान सिर्फ पैदल चलता था, फिर हमने जानवरों को पालना शुरू किया जिससे हमारी पहुंच बढ़ी। पहिए के आविष्कार ने तो जैसे जमीन पर चलने का तरीका ही बदल कर रख दिया। फिर पानी के जहाज आए जिन्होंने महाद्वीपों को जोड़ दिया, और जब भाप के इंजन आए तब तो यात्रा का समय एकदम से कम हो गया। इसके बाद ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज़ों ने हमारी पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया। स्मिल कहते हैं कि 20वीं सदी हमारी ट्रांसपोर्ट स्पीड का एकदम पीक यानी चरम पॉइंट था। कॉनकॉर्ड जैसा विमान कमर्शियल फ्लाइट्स का सबसे तेज उदाहरण था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके बाद से कोई उससे तेज विमान उसकी जगह नहीं ले पाया।
क्यों? क्योंकि आजकल एयरलाइन स्पीड से ज्यादा फोकस ईंधन बचाने, सुरक्षा और लागत कम करने पर कर रही हैं। यानी हमारी ट्रांसपोर्ट की स्पीड अब कहीं ना कहीं आकर ठहर गई है। तेज भागने का वो पुराना सपना अब विश्वसनीयता और टिकाऊपन में बदल गया है। हमारा अगला स्टॉप है अध्याय 5, संचार की गति, समय और दूरी का पतन। अगर किसी फील्ड में हमने सच में कोई चमत्कार किया है तो वो है कम्युनिकेशन। वो भी क्या दिन थे जब कहानियां सिर्फ मुंह जुबानी सुनाई जाती थीं या चिट्ठियां लिखी जाती थीं। फिर प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, टेलीफोन से होते हुए हम आज इंटरनेट के युग में आ गए हैं। आप जानते हैं, टेलीग्राफ असल में पहली बड़ी क्रांति थी जिसने हफ्तों के इंतजार को मिनटों में बदल दिया था। और इंटरनेट ने तो हद ही कर दी, अब बात मिली सेकंड्स में होती है। लेकिन रुकिए, स्मिल यहां हमें कुछ विरोधाभासों के बारे में भी चेताते हैं। ये जरूरी नहीं है कि तेज कम्युनिकेशन से हम एक दूसरे को बेहतर समझ ही रहे हैं। उल्टा, पलक झपकते ही जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है, उससे हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। और सबसे खतरनाक बात, झूठी खबरें आज उतनी ही तेजी से फैल रही हैं जितनी की सच्ची खबरें। हमारा अटेंशन स्पैन यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है। राजनीति से लेकर शेयर बाजार तक इस स्पीड ने सब कुछ बदल दिया है। उदाहरण के लिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो पल भर के लाखवें हिस्से में होती है। ये सिस्टम एफिशिएंट जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत नाजुक भी हैं। अब बात करते हैं अध्याय 6 की, औद्योगिक और आर्थिक गति, उत्पादन और उपभोग में तेजी। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण असल में चीजों को तेजी से बनाने की ही कहानी है। इंसान की शारीरिक मेहनत की जगह मशीनों ने ले ली, असेंबली लाइन्स आईं, ऑटोमेशन हुआ और दुनिया भर में सप्लाई चेन बिछ गई। इस सब ने मिलकर हमारी इकोनॉमी की रफ्तार को जैसे रॉकेट लगा दिया। और ये मुमकिन कैसे हुआ? जीवाश्म ईंधनों यानी फॉसिल फ्यूल की वजह से, जिन्होंने हमें बहुत सारी ऊर्जा दी। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं जो हमारे भविष्य के लिए जरूरी है, लेकिन उसकी अपनी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे सूरज और हवा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। स्मिल यहाँ एक बहुत ही जरूरी वार्निंग देते हैं। जिन सिस्टम्स को हमने सिर्फ तेजी के लिए डिजाइन किया है, वो असल में बहुत रिस्की होते हैं। आपको कोविड-19 का वो समय याद है? उस वक्त हमारी जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। तो बात यह है कि इकोनॉमी तेज होने से काम में तेजी तो आती है, लेकिन सिस्टम की मजबूती कम हो जाती है। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो उसका असर बहुत भयंकर होता है। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 7 की ओर, डिजिटल गति, कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स और शून्य विलंबता की दौड़। दोस्तों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने तो जैसे सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। वैक्यूम ट्यूब से लेके माइक्रो प्रोसेसर तक का सफर, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम हमेशा जीरो लेटेंसी यानी बिना किसी रुकावट या देरी ये काम करने वाले सिस्टम्स बनाने की होड़ में लगे हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्या कंप्यूटर की ये स्पीड ऐसे ही हमेशा बढ़ती रहेगी? स्मिल को इस पर शक है। वो कुछ ऐसी भौतिक सीमाओं की बात करते हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि मशीनों का बहुत ज्यादा गर्म होना, नैनोस्केल पर क्वांटम लेवल की दिक्कतें, डेटा सेंटर्स की वो भयानक ऊर्जा की मांग जो लगातार बढ़ रही है, और प्रोसेसर की स्पीड में आने वाली रुकावटें। उनका कहना बिल्कुल साफ है, टेक्नोलॉजी के लगातार और अंधाधुंध तेज होने का जो दौर था, वो अब खत्म होने की कगार पर है। अगर हमें भविष्य में और आगे बढ़ना है तो हमें कुछ बिल्कुल ही नया सोचना होगा, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग या कुछ एकदम अलग आर्किटेक्चर। ये एक तरह का रियलिटी चेक है कि हम चाहे कितने भी डिजिटल क्यों ना हो जाएं, अंत में हमें भौतिकी के नियमों के आगे झुकना ही पड़ता है। अब आते हैं अध्याय 8 पर, सामाजिक गति, संस्कृति, उपभोग और जीवन की रफ्तार। अब देखिए, स्पीड सिर्फ मशीनों में नहीं होती, ये हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति में भी गहराई तक घुस चुकी है। काम करने का तरीका, हमारी खरीदारी की आदतें, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, सब कुछ जैसे फास्ट फॉरवर्ड मोड पर चल रहा है। आज हमारी जिंदगी का दूसरा नाम ही इंस्टेंट हो गया है। फास्ट फूड, फास्ट फैशन, इंस्टेंट मैसेजिंग और बस एक के बाद एक एपिसोड्स बिंज वॉच करना। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, इस तेजी की हम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। आज हम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रेस में हैं, थके हुए हैं। हमारा किसी भी चीज से जुड़ाव बहुत ही सतही या ऊपरी हो गया है, और पर्यावरण का तो हमने जो हाल किया है वो किसी से छिपा नहीं है। स्मिल कहते हैं कि समाज को अब खुद ये चुनना होगा कि हमें कहाँ स्पीड चाहिए और कहाँ हमें ब्रेक लगाने की जरूरत है, क्योंकि गति न्यूट्रल नहीं होती दोस्तों। ये हमारे मूल्यों, रिश्तों और हमारी पहचान को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। और अंत में अध्याय 9, गति की सीमाएं। तेज गति हमेशा संभव या बुद्धिमानी भरी क्यों नहीं होती? ये आखिरी हिस्सा पूरी किताब का निचोड़ है।
गति ने बेशक हमारी दुनिया को बदल दिया है, लेकिन इसकी भी अपनी लिमिट्स हैं। फिजिक्स, बायोलॉजी और हमारी खुद की दिमागी क्षमता की लिमिट्स। कई क्षेत्रों में हम पहले ही टॉप स्पीड पर पहुंच चुके हैं। स्मिल का मानना है कि हमारा भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि हम और कितने तेज हो सकते हैं, बल्कि इस बात से होगा कि हम गति का कितना स्मार्ट इस्तेमाल करते हैं। हमें बेहतर ऊर्जा प्रणालियों, मजबूत सप्लाई चेन और ऐसे डिजाइन्स की जरूरत है जो लंबे समय तक टिक सकें। लगातार तेज होते जाना एक मिथक है। हमें स्पीड के साथ एक बैलेंस बनाना होगा, एक ऐसा बैलेंस जहां हम गहराई, मजबूती और स्थिरता को ज्यादा अहमियत दें। इस किताब का अंत एक बहुत ही गहरी और शांत करने वाली बात से होता है। गति ये तो समझाती है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन इसे ये तय नहीं करना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। दोस्तों, इस टॉपिक पे चर्चा करना आज के समय में बहुत जरूरी है। स्पीड ने हमारी जिंदगी को कैसे बदला है और हमें आगे क्या करना चाहिए, इस पर बात होनी ही चाहिए। आप भी अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये था प्रफुल्ल शर्मा जी की तरफ से इस किताब का एक बेहतरीन सारांश। उनका हमेशा से यही मानना रहा है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे सही तरह से जीवन में उतारा जाए। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, जरा सोचिएगा जरूर। क्या हम वाकई अपनी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर ये स्पीड हमें कंट्रोल कर रही है? मिलते हैं अगली चर्चा में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।